गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने फिफ्थ चैप्टर रूरल लाइफ एंड सोसाइटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडिया में लगाए गए सिस्टम और भूमि राजस्व के इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम पीजेंट रिवोल्ट्स, इंडिगो कल्टीवेटर्स अपराइजिंग, पीजेंट्स अनरेस्ट इन ईस्ट बंगाल, लेटर डेवलपमेंट्स, पीजेंट एजिटेशन इन पंजाब एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक्स। पीजेंट रिवोल्ट्स। ब्रिटिश द वेरियस रेवेन्यू लॉ अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट हिट द पीजेंट्स आर। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए राजस्व कानूनों ने किसानों को बहुत मुश्किल से हिट किया। दे वर डिस्पोज्ड ऑफ देयर लैंड्स। उन्हें अपनी भूमि से वंचित कर दिया गया। द चोर रेबिलियन ऑफ द बिहार एंड बंगाल ब्रोक आउट 1796 एंड कंटिन्यूड अप टू 1816। बंगाल और बिहार में चोर विद्रोह 1796 में शुरू हुआ था और यह विद्रोह 1816 तक चला। इस व्यापक विद्रोह को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। नील बागान मालिकों, जमींदारों और महाजनों के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया। मालाबार के मोपला किसानों को 1836 में से 1854 के बीच 22 विद्रोह का आयोजन किया। इंडिगो कल्टीवेटर्स अपराइजिंग। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ मॉडर्न इरा वाज द इंडिगो एजिटेशन दैट अनगल्फ्ड बंगाल इन 1859-60। आधुनिक युग की सबसे बड़ी गतिविधियों में से नील आंदोलन था, जिसने 1859 से लेकर 1860 में बंगाल को अपनी चपेट में ले लिया था। द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वाज मोनोपोली ऑफ द यूरोपियन प्लांटर्स। नील की खेती पर यूरोपियन बागान मालिकों का एकाधिकार था। यूरोप के बागान मालिकों ने किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया और उन्हें अनगिनत दमन का सामना करना पड़ा। किसानों को अलाभकारी दरों पर नील का उत्पादन करने के लिए उन्हें विवश करने के लिए बागान मालिकों ने अवैध रूप से मारपीट और हिरासत का भी सहारा लिया। द एंगर ऑफ पीजेंट्स बर्स्ट आउट इन 1859। सन 1859 में किसानों का आक्रोश भड़क उठा। हजारों की तादाद में किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। वे अपनी बस्तियों की रक्षा करने के लिए सेवक, तलवारें, धनुष बाण और माचिस की तिलियों सहित इकट्ठे हुए। मजिस्ट्रेट पटना एंड आर्मी ऑफ 2000 पीजेंट्स अपीयर्ड एंड wounded द horse ऑफ मजिस्ट्रेट। पटना में 2000 किसानों की फौज निकली और मजिस्ट्रेट के घोड़ों को घायल कर दिया। पीजेंट्स अनरेस्ट इन ईस्ट बंगाल। पूर्व बंगाल में किसानों की अशांति। इसमें क्या था कि सन 1870 के दशक में पूर्वी बंगाल में कृषि आधारित असंतोष फैल गया, क्योंकि बंगाल के शक्तिशाली जमींदार अपने काश्तकारों के दमन के लिए कुख्यात थे, यानी कि बदनाम थे, और वे बेरोक टोक बेगार उत्पीड़न, संपत्ति की गैरकानूनी जब्ती, फसल और बड़े पैमाने पर सेना का प्रयोग, लगान बढ़ाने और किसानों को दखल के अधिकार लेने से रोकने की कोशिश करते थे। बंगाल के किसानों की प्रतिरोध की एक लंबी परंपरा 1782 तक जाती थी, जब उत्तर बंगाल के किसानों ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया के खिलाफ बगावत की थी। सन 1872 से 1876 तक किराया रहित संघों में उन्होंने एकजुट होकर पूर्व बंगाल के विभिन्न भागों और अपने एजेंटों पर आक्रमण किया। Ultimately, the government had to undertake legislation to protect the peasants from the worst aspects of the जमींदारी सिस्टम। आखिरकार सरकार को जमींदारी प्रथा के सबसे खराब पहलुओं से किसानों को बचाने के लिए कानून बनाना पड़ा। लेटर डेवलपमेंट्स, पीजेंट एजिटेशन इन पंजाब। पंजाब में किसान आंदोलन। द पीजेंट्स ऑफ पंजाब एजिटेशन एंड थ्रेटन टू रिवोल्ट टू प्रिवेंट द रैपिड alienation of their lands to the urban money lenders for failure to pay debts। पंजाब में किसानों ने विद्रोह के लिए धमकी दी कि वे शहरी महाजनों को कर्ज न दे पाने के कारण अपनी भूमि से तेजी से दूर कर दें। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उस सूबे में कोई बगावत हो, जिसने हिंदुस्तान में अंग्रेजी फौज को बहुत से सैनिक दिए। पंजाब के किसानों की रक्षा के लिए सन 1900 में पंजाब भूमि संक्रमण अधिनियम एक प्रयोग के तौर पर पारित किया गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का पलायन यानी कि
धन का निकास। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वाज एन एनॉर्मस ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। अब भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारत में ब्रिटेन के लिए धन का एक विशाल पलायन यानी कि निकास था। यह पलायन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद के दशकों में से शुरू हुआ। भारत के धन के को निरंतर प्रवाह देश के बाहर था और उसका कोई लाभ नहीं था। द ब्रिटिश ऑफिशियल कैरिड होम इमेंस फॉर्च्यून्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंडियन पीपल। अंग्रेज अधिकारियों ने भारत के लोगों से अर्जित धनराशि को अपने साथ ले लिया। इस प्रकार का आर्थिक शोषण और भारतीय धन का पलायन ब्रिटिश नीतियों का अभिन्न अंग था। ब्रिटिश शासन के शोषक चरित्र और भारतीयों के जीवन पर उसके हानिकारक प्रभाव ने जनता के मन में क्रोध और ब्रिटिश भावना को जन्म दिया। ब्रिटिश फीलिंग they tried to resist the imperialist and colonialist forces which had brought so much misery and hardship in their lives। उन्होंने साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शक्तियों का प्रतिरोध करने की कोशिश की जिनके कारण उनके जीवन में इतनी तबाही और कष्ट आए। अब पहले हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन किए थे 1-2। अब हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीतियों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। आंसर है आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वाज एन एनॉर्मस ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारत से ब्रिटेन के लिए धन के लिए एक बड़ा भंडार था। दिस एडवर्सली अफेक्टेड द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया एंड कंट्री बिकेम पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और देश हर दिन और गरीब से गरीब होता गया। दिस ड्रेन बिगेन in the decades following the Battle of Plassey in 1757। अब यह प्रभाव 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद के दशक से शुरू हुआ। देयर वाज ए कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ इंडियाज वेल्थ आउट ऑफ कंट्री वेल्थ, नो रिटर्न्स एट ऑल। देश में भारत के धन का लगातार प्रभाव हो रहा था जिसका कोई रिटर्न नहीं था। द ब्रिटिश ऑफिशियल carried home immense fortunes extracted from the Indian people। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के लोगों से अपार धन का लाभ उठाया। This kind of economic exploitations and the drain of Indian wealth formed an integral part of the British policy। इस प्रकार का आर्थिक शोषण और भारतीय धन का पलायन ब्रिटिश नीतियों का अभिन्न अंग था। The exploitative characters of the British rule and its harmful impact on the lives of the Indians led to rise of resentment and anti-British feeling in the mind of people। ब्रिटिश शासन के शोषण से भारतीयों के जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा और इस हानिकारक प्रभाव ने लोगों के मन में क्रोध और ब्रिटिश विरोधी भावना को जन्म दिया। They tried to resist the imperialist and colonialist forces which had brought so much misery and hardship in their lives। उन्होंने साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शक्तियों का प्रतिरोध करने की कोशिश की जिनके कारण उनके जीवन में इतनी तबाही और कष्ट उत्पन्न हुए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट लेड टू द डिटोरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कृषि की गिरावट का क्या कारण बनता है। आंसर है ड्यूरिंग द 1830s देयर वाज ए शिफ्ट टुवर्ड्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 1830 के दशक में कृषि के वाणिज्यकरण की दिशा में परिवर्तन हुआ। सम यूरोपियन इन्वेंटर्स बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन द कल्टिवेटर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो, जूट, टी, कॉफ़ी, पॉपी, कॉटन, सुगरकेन, ऑयल सीड्स एंड cinchona as these case crops would fetch them more money। कुछ यूरोपियन निवेशकों ने व्यापारिक फसलों जैसे नील, जूट, चाय, कॉफ़ी, पोस्त, कपास, गन्ना, तल के बीज और सिकोन में दिलचस्पी लेनी शुरू की क्योंकि
ये जो नकदी फसलें थी अधिक धन देती थी। दिस प्लांटर्स वोंड हुज ट्रैक्ट ऑफ लैंड कॉल्ड प्लांटेशंस। इन प्लांटर्स के पास विशाल जमीन का स्वामित्व है जिसे बागान कहा जाता था, क्योंकि सस्ते मजदूर आसानी से उपलब्ध थे। ये जो डेवलपमेंट एंड याइल्ड्स वर हाईली प्रॉफिटेबल, क्योंकि ये क्या थे, ज़्यादा कीमत वाले होते थे। प्रोडक्शंस ऑफ फूड क्रॉप्स सफर्ड रिजल्टेंटली। इट क्रिएटेड ए scarcity of food grains which adversely affected the peasantry as well as the entire country। भोजन फसलों का उत्पादन परिणाम के तौर पर किया जाता था, और ये जो अनाज की कमी, इसके कारण अनाज की कमी हो गई, जिसने किसानों और समूचे देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। तो ये क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ जो हमने पहले 1 और 2 क्वेश्चन आपको करवाए थे, अब 3 और 4 ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोट बुक पे राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। थैंक्स।